एक बार फिर आप सभी को शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। आज पेपर 9 चूँकि छठ महापर्व के बाद हम लोग एक बार फिर से अपने ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप सभी बीएड सेकेंड ईयर पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज पिछले वीडियो में जहाँ तक याद है लर्नर इवैल्यूएशन प्रोसेस का यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो चुका है और इसके पहले जो वीडियो भेजा गया था स्टैटिक्स के डिफिनेशन वगैरह के बारे में डिफाइन किया गया था। यूनिट 4 में जो हमको पढ़ना है कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, कंसेप्ट, नेचर, मीनिंग, डिफिनेशन हम लोग पिछले वीडियो में देखा था और एक आध दो डिफिनेशन फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने गिलफोर्ड, फर्गूसन और टाटे के अकॉर्डिंग डिफिनेशन देख लिया है। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। गैरेट ने भी स्टैटिक्स को डिफाइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू टाटे एक वैज्ञानिक हैं या फिर कह सकते हैं स्टैटिक्स में इन्होंने काफ़ी काम किया। इनका जो डिफिनेशन दिया गया है उस डिफिनेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे और उससे पहले आप जो पीछे डिफिनेशन आप लोग को बताया गया है उस डिफिनेशन को भी आप रिवीजन करते रहिएगा। तो स्टैटिक्स का जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ आप अपने ध्यान में ज़रूर यहाँ पे रखिएगा कि ये जो स्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में बीएड के सिलेबस में जो स्टैटिक्स हमको पढ़ना है, चूँकि यहाँ 3 स्ट्रीम के बच्चे हैं, लिटरेचर के हैं, साइंस के हैं, एसएसटी के बच्चे हैं, तो हर बच्चा को स्टैटिक्स संभवतः 10th के बाद स्टैटिक्स फिर बच्चे जो साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, बाकी बच्चे स्टैटिक्स नहीं पढ़ते हैं। यहाँ हम स्टैटिक्स जो पढ़ रहे हैं या स्टैटिक्स जो हम स्टडी करेंगे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका यूज कैसे किया जाएगा, इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे यूज किया जाएगा, लर्नर पे इसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा, इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, कैसे हम डाटा अगर कि कलेक्ट करते हैं तो उसको डाटा कैसे एनालाइज करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें आपको स्टैटिक्स में पढ़ना है। स्टैटिक्स कंसेप्ट एंड टाइप्स में आप कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से वीडियो में बताया गया है, क्लास में भी इसका किया जाएगा। तो एक डिफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं टाटे के अनुसार, सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है जिसका संबंध अंकित तथ्यों के संग्रह एवं व्याख्या के विधियों से है। Statistics as a tool in research deals with the method of collecting and interpreting numerical facts. डिफिनेशन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है, टूल्स है
अब यहाँ पे आप एक बात को समझिएगा, हम यहाँ पे चूँकि सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है जिसका संबंध अंकित तथ्यों के संग्रह एवं व्याख्या की विधियों से है। ये सांख्यिकी का डिफिनेशन है, या इसको हम थोड़ा सा अपने शब्दों में कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लर्निंग प्रोसेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल्स हमने पहले भी क्लास में आप लोग को दे चुके हैं। हम जब खुद का इंडिविजुअल अगर कि हम अपना ग्राफ देखते हैं एजुकेशनल, जैसे कभी कभी होता है हमारे अंदर बहुत कमी है, हम दूसरे की कमी को यहाँ पे हम नहीं समझेंगे, हम अपने अंदर से बात करेंगे। हमारे अंदर जो डिमेरिट्स है या जो कमी है हमारे सामने वो दिखे, तब उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और उसमें हम कभी कभी स्टैटिक्स का सहारा लेते हैं, सांख्यिकी का सहारा लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सहारा लेते हैं, रेखा चित्र जिसको हम कहते हैं। आगे टॉप यूनिट में आपको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टेबुलेशन ऑफ डाटा, इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप खुद का जब स्टैटिक्स में अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एजुकेशनल अचीवमेंट का आप जब बनाते हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट का जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं अपनी शैक्षिक उपलब्धि का जब आप रेखा चित्र बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के पेपरों पर जब व्यक्त या प्रदर्शित या डिनोट करते हैं, तब आपको जाके ये पता चलता है कि हमारे अंदर ये डिमेरिट्स है, इसको हम कैसे कम कर सकें, कैसे इसको हम दूर कर सकें। बात आती है अब जैसे आप एक तरफ अपना एजुकेशनल अचीवमेंट, एक तरफ आप क्लास ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा हिस्टोग्राम मेथड से कि आपका एजुकेशनल अचीवमेंट कैसा है। आप सबने बनाया भी है अपना खुद का इंडिविजुअल ग्राफ, क्लास में बताया भी गया है। तो हम बात ये करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम अपने अंदर हमारी जो कमी है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, और हमको पता चलता है कि हम उसी तरह से हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, चूँकि इसका यूज आपको कहाँ करना है, बच्चे पे करना है। आपको बच्चे का कमी दिखेगा तब आप उसका यूज या उपयोग कर सकेंगे, आप देखेंगे ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो हम बात करते हैं कि सांख्यिकी विधि का एक उपकरण है जिसका संबंध अंकित तथ्यों के संग्रह एवं व्याख्या विधियों से है। स्टैटिक्स एज ए टूल या स्टैटिक्स एज ए मेथड इन रिसर्च deals with the method of collecting and interpreting numerical facts। अब जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे हम फैक्ट, उसके कंक्लूजन क्या निकालते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम सैम्पलिंग का बातें यहाँ करते हैं। न्याय दर्श, इसलिए हम इसका बात कर रहे हैं कि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, एकदम सिंपल तरीके से आप समझिएगा। आपने एक छोटा सा एरिया का आपको डाटा कैलकुलेट करना है,
जैसे कितने परसेंट लोग बीपीएल फैमिली से हैं, कितने परसेंट लोग बीपीएल फैमिली से ऊपर हैं। आप एक क्षेत्र लेते हैं, आप एक एरिया लेते हैं, और एरिया लेने के बाद मान लीजिए उस एरिया में आपको 1000 टोटल 1000 है लोग, तो उसका जो हम सैम्पलिंग निकालेंगे, जो सैम्पलिंग निकलेगा टोटल नंबर ऑफ पीपुल को डिवाइड करेंगे 1/10 से। फॉर एग्जाम्पल 1000 है, उसका आप करेंगे तो 10% आ जाएगा 100। तो ये जो सैम्पलिंग आपने निकाला और वहाँ पे आप डाटा कैलकुलेट करके बता देंगे कि हाँ इतने परसेंट लोग बीपीएल फैमिली से हैं, इतने परसेंट लोग एपीएल फैमिली से हैं। तो यही चीज़ डिफाइन स्टैटिक्स करता है। आगे एक और डिफिनेशन है सटकिल्फ के अनुसार, सांख्यिकी उन तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण से मिलकर बना है जो कि विधि पूर्वक संकलित किए जाते हैं, जिनके संकलन में किसी प्रकार का पक्षपात न किया जाता हो और जो एक पूर्व निश्चित उद्देश्य हेतु संकलित किए गए हों। डिफिनेशन एक बार फिर से सुनिएगा। सटकिल्फ के अनुसार ये डिफिनेशन है, सांख्यिकी उन तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण से मिलकर बना है जो कि विधि पूर्वक संकलित किए जाते हैं, जिनके संकलन में किसी प्रकार का पक्षपात न किया जाता हो और जो एक पूर्व निश्चित उद्देश्य हेतु संकलित किए गए हों। स्टैटिक्स कंपेयर्स द कलेक्शन, tabulation, presentation and analysis of an aggregate of facts collected in methodical manner without bias and related of a purpose। हम स्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं सांख्यिकी उन तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण से मिलकर बना है। आप ध्यान से डिफिनेशन को समझिएगा, चूँकि आप डिफिनेशन समझ गए आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। और इस टॉपिक से आप एक चीज़ ध्यान देना, ये यूनिट से एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल दोनों आता है। इसलिए जो बच्चे थ्योरेटिकल प्रिपरेशन करने वाले होंगे वो इस यूनिट को ज़रूर से आप अच्छे से कीजिएगा। सांख्यिकी उन तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण से मिलकर बना है जो कि विधि पूर्वक संकलित किए जाते हैं, जिनके संकलन में किसी प्रकार का पक्षपात न किया जाता हो और जो एक पूर्व निश्चित उद्देश्य हेतु संकलित किए गए हैं। अब जितने भी हम लोगों ने ऊपर में डिफिनेशन दिए हैं, जितने भी हमने गिलफोर्ड, फर्गूसन, टाटे, सटकिल्फ के अनुसार जितने भी डिफिनेशन दिए हैं, उपरोक्त सभी डिफिनेशन का जब कंक्लूजन निकालिएगा तो आपको एक आएगा कि सांख्यिकी को विज्ञान के रूप में स्वीकारती है। इनके अनुसार सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें तथ्यों से संबंधित प्रदत्तों को एकत्रित किया जाता है, उन्हें सारणीबद्ध किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है एवं विश्लेषण किया जाता है।
विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिससे तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके। एक साथ ही निष्कर्षों की सत्यता एवं शुद्धता की भी जांच की जा सकती है। जैसे जो भी डिफिनेशन आप दिए हैं उसमें एक आप डिफिनेशन इसमें आ रहा है कि सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें तथ्यों से संबंधित प्रदत्तों को एकत्रित किया जाता है, उन्हें सारणीबद्ध किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है एवं विश्लेषण करके निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं जिससे तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके एवं साथ ही साथ निष्कर्षों की सत्यता एवं शुद्धता की भी जांच की जा सके। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन आपको मिला कि सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है। ऊपर जितने भी डिफिनेशन आपको बताया गया है वीडियो में या फिर नोट्स में भी आपको भेजा जाएगा, उस सारे डिफिनेशन का जब आप कंक्लूजन निकालिएगा तो एक ही आपको कंक्लूजन निकलेगा कि सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिससे तथ्यों से संबंधित प्रदत्तों को एकत्रित किया जाता है, उन्हें सारणीबद्ध किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, विश्लेषण करके कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिसको तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके, जिससे तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके एवं साथ ही साथ निष्कर्ष की सत्यता एवं शुद्धता की भी जांच की जा सके। अब सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला, स्टैटिक्स इज साइंस या आर्ट। इस कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला, अपने शब्दों में वर्णन करें। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला, स्टैटिक्स इज साइंस या आर्ट। सांख्यिकी की जो नेचर को आप समझेंगे और इसमें एक विवादास्पद, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से इसको लोग कुछ साइंस मानते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं आर्ट्स है, तो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि यहाँ थोड़ा इसको विवादास्पद इसको बोला जाता है। लेकिन इस दोनों में कंक्लूजन को आपको सही करना है कि यह विज्ञान भी है और कला भी है। और बहुत सारे विद्वानों ने इसको डिफाइन भी किया है कि किस कंडीशन में इसको हम लोगों ने विज्ञान कहा है या साइंस कहा है और किस कंडीशन में हम लोगों ने इसे आर्ट्स कहा है। जैसे जितने भी डिफिनेशन आपको ऊपर में दिए गए हैं उस डिफिनेशन को जब आप लोगों ने देखा होगा, उस डिफिनेशन को आप लोगों ने देखा तो आपके भी मन में या बहुत सारे बच्चे भी ये सोचते हैं कि नहीं, ये सांख्यिकी एक विज्ञान है। जब थ्योरेटिकल पोर्शन इसका आता है तब इसको लोग समझते हैं कि यह विज्ञान नहीं है, यह तो एक आर्ट्स जैसे अभी आप स्टैटिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, मीनिंग, कंसेप्ट, डेफिनेशन। इसलिए हम इससे पहले आपको एक चीज़ बात हमने बोला था कि इसमें आपको जो बच्चे आर्ट्स वाले बच्चे होंगे, SST वाले बच्चे होंगे, वो थ्योरेटिकल पोर्शन को फोकस ज़्यादा करेंगे और जो बच्चे साइंस वाले होंगे वो न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल टर्म को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप फोकस करना है। जैसे
जो बच्चे इसको मानते हैं कि यह एक स्टैटिक्स इज साइंस, तो वो मैथमेटिकल टर्म को ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो बच्चे इसको आर्ट्स के रूप में मानते हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन को ज़्यादा फोकस करेंगे। उससे क्या होगा कि क्योंकि आपको पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन सोल्व करना है, 5 क्वेश्चन सोल्व करना है। जब 5 क्वेश्चन सोल्व करना है हमको, तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 8 यूनिट है, तो हर एक यूनिट से एक क्वेश्चंस रहेंगे। कभी कभी होता है कि एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो जिसको जो अच्छा लग रहा है, आप जिसको अच्छा फोकस करेंगे आप कर सकते हैं। इसीलिए पहला तो टर्म्स हमारा निकल गया कि सांख्यिकी विज्ञान कैसे है। जो बच्चे साइंस वाले होंगे, जो बच्चे साइंस वाले होंगे वो मैथमेटिकल टर्म पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो बच्चे आर्ट्स वाले होंगे, लिटरेचर वाले होंगे, वो थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, एक बात यहाँ पे आती है कि मैथमेटिकल टर्म पे मार्क्स कटते नहीं हैं, थ्योरेटिकल में थोड़ा बहुत मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो आप अगर के अच्छे से लिखेंगे तो ये भी समस्या दूर हो जाएगा कि आप अगर कि जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस तरह के जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा नहीं। और इसलिए सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। पहला कंक्लूजन हम लोग का निकल गया। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, स्टैटिक्स इज साइंस, ये मेरा स्टेटमेंट है मान लो, और स्टैटिक्स इज आर्ट, ये एक किसी और स्टूडेंट का है। तो एक अब यहाँ पे जैसे कहेंगे कि हम कहेंगे कि मैथ्स स्टैटिक्स साइंस है, आप कहेंगे कि आर्ट्स है, तो आप दोनों को देखेंगे तो मिला के कंक्लूजन यही निकलता है कि यह मिला जुला मिक्सअप जिसको हम लोग कह सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन आप अगर की करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन आप करते हैं तो आर्ट के रूप में इसको देखा जाएगा, और मैथमेटिकल टर्म को करते हैं तो इसको साइंस के रूप में देखा जाएगा। अब सांख्यिकी विज्ञान इसलिए है, एक और अगला टर्म देख लीजिए, क्योंकि इसकी विधियां अन्य विधियों की भांति मूल रूप से वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक हैं। इसमें बिहेवियरल और साइंटिफिक टर्म्स का यूज होता है सांख्यिकी में। कैसे? 10 बच्चे हैं, उनका आपको उनकी एज का औसत निकालना है, तो एक साइंटिफिक तरीके से आप उनमें ये नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ये इतना आएगा उतना, डिफरेंसेज आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसको हम व्यवहारिक, इसके जितने भी मेथड आप देखेंगे, मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो उसका आपको साइंटिफिक और बिहेवियरल है, इसलिए यह विज्ञान है। दूसरा, यह कला कैसे है? क्योंकि प्राप्त निष्कर्षों की सफलता चयन की गई विधि के प्रयोग, व्यक्ति की क्षमता, योग्यता तथा अनुभव पर आधारित होता है। अतः इसे दोनों ही वर्गों में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे जो आप निष्कर्ष निकालते हैं,
और जो मेथड का आप यूज करते हैं, जो भी उसका पावर या एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग आप करते हैं, इस वर्गों में यह सम्मिलित किया जाता है कि यह कला भी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक्स इज साइंस या आर्ट। साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें बिहेवियरल साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है, और कला इसलिए क्योंकि एबिलिटी, एप्लीकेशंस, मेथड, कंक्लूजन्स को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसको हम कला कह सकते हैं। अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स इसके बाद हम बताएंगे। हम यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स, जैसे आप यहाँ पे दिया हुआ ना यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो थोड़ा सा हम यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स में जाते हैं कि सांख्यिकी का प्रयोग कैसे होता है। जैसे पहले भी कंसेप्ट में आपको बताया गया है कि सांख्यिकी का प्रयोग हर क्षेत्र में होता है, लेकिन सबसे अधिक इसका प्रयोग अनुसंधान, रिसर्च में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे तो आपको हर जगह स्टैटिक्स का प्रयोग, जैसे आप एंशिएंट में गए थे तो वहाँ पे राजा अपने इनकम, आय या व्यय, या फिर आप कह सकते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो या इनकम क्या है, वो सारे चीज़ों का ब्यौरा, पॉपुलेशन कितना है, कितने परसेंट लोग गरीब हैं, कितने परसेंट लोग अमीर हैं, तो ये सारे चीज़ का उपयोग सांख्यिकी का होता है। लेकिन हमको चूँकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका यूज करना है, इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब हम यूज करते हैं तो एक आध दो पॉइंट हम इसको पहले बताते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे यूज होगा। उसके बाद फिर आप इसको और थोड़ा सा व्यापक रूप से समझिएगा कि स्टैटिक्स का कहाँ, लेकिन मेन कंसेप्ट है, मेन जो कंसेप्ट है कि आपका यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेन कंसेप्ट का है यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे यूज हो। जैसे नंबर फर्स्ट, सांख्यिकी के द्वारा वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म बातों का भी वर्णन संभव है। उसके बाद अगला, निश्चित विधियों का प्रयोग करने से हम आवश्यकता अनुसार परिणामों का सत्यापन भी कर सकते हैं। सांख्यिकी विधियों में वस्तुनिष्ठता, शुद्धता तथा संक्षिप्तता भी पाई जाती है। जैसे इसमें एक निश्चित विधि का प्रयोग किया जाता है और आवश्यकता अनुसार इसके जो भी परिणाम आते हैं, आवश्यकता अनुसार इसके जो भी परिणाम आते हैं उनका भी हम सत्यापन या वेरीफाई भी कर सकते हैं।
सांख्यिकी में ऑब्जेक्टिव्स, प्योरिटी और आप कह सकते हैं शुद्धता भी पाई जाती है। ये सांख्यिकी का प्रयोग हुआ। उसके बाद सांख्यिकी विधियों द्वारा आंकड़ों को संगतिपूर्ण व्यवस्थित करके आंकड़ों को व्यवस्थित करके सार्थक बनाया जा सकता है तथा आवश्यक निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। अब जैसे इस बातों को थोड़ा सा आप समझिए कि जब हम स्टैटिक्स मेथड का यूज करते हैं तो उसमें कैसे हम डाटा को कलेक्ट करके उसका कंक्लूजन निकाल के हम उसको लागू भी कैसे कर सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में हमको कितने % लोग साक्षर हैं और कितने % लोग असाक्षर या अशिक्षित हैं। जब ये डाटा हम कैलकुलेट करते हैं तब वहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ, इस क्षेत्र में इतने % लोग शिक्षित हैं, इतने % लोग अशिक्षित हैं। उनके अनुसार फिर हम आगे जो भी हमको कार्य करना होगा वहाँ हम कर सकते हैं। उसके बाद सांख्यिकी से प्राप्त निष्कर्षों की भूतकालीन प्रदत्तों से तुलना करके भविष्य में होने वाली परिवर्तनों की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। हम जानते हैं कि इसमें इस समय मृत्यु दर क्या है, भूतकाल में मृत्यु दर क्या थी। इन दोनों को सांख्यिकी गणनाओं द्वारा भविष्य की मृत्यु दर हम ज्ञात कर सकते हैं और इसका संभावना त्रुटि और मानक त्रुटि का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को आप समझिएगा। जैसे एंशिएंट आज के 100 साल पहले मृत्यु दर क्या थी, आज के 100 साल पहले मृत्यु दर क्या थी, अभी के समय मृत्यु दर क्या है। दोनों को जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं उस समय अधिक था या कम था। अगर कि अभी कम हुआ है तो उसका कारण है कि मेडिकल में जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, मेडिकल के क्षेत्र में थोड़ा सा उपलब्धि हम लोगों ने पाया है, तो उस कंडीशन में हम इसका निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा आप कह सकते हैं अगर कि आपको सेक्स रेशियो निकालना है, लिंगानुपात निकालना है, किसी राज्य का पॉपुलेशन निकालना है, या फिर किसी राज्य में 0 से 14 ईयर्स के कितने बॉयज़ हैं, कितने बेबी हैं या गर्ल्स हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनका रेशियो क्या है, या कम है या अधिक है। फिर उस पे होता है कि उस तरह के कार्यक्रम जैसे चलाए जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हरियाणा का सेक्स रेशियो काफ़ी कम है। संभवतः भारत के अनुसार लगभग भारत का सेक्स रेशियो 949 है। डाटा थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर मिलेगा। पिछले वाले जनगणना में 947 था, अभी फिलहाल 949 हुआ है। लेकिन जैसे जनगणना 10 साल के बाद होता है, पिछले जनगणने में सेक्स रेशियो क्या था, इस जनगणने में सेक्स रेशियो क्या है। अब जब दोनों का आप डिफरेंसेज निकालेंगे
आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। उसी तरह से आप डेथ रेशियो निकाल सकते हैं, बर्थ रेशियो निकाल सकते हैं, किस शहर का पॉपुलेशन कितना % इंक्रीज कर रहा है, कितनी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद प्राय सामाजिक विज्ञानों में कई या कोई भी व्यवहार मात्र का कारण से नहीं होता है, एक व्यवहार के अनेक कारण होते हैं। बहुत से सामाजिक कारकों को हम प्रयोगात्मक विधि द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। सांख्यिकी विधियाँ इन जटिल परिस्थिति में आवश्यक परिणाम निकालने में सहायता करती है। यदि हम प्रयोगात्मक विधि द्वारा भी मूल प्राप्तांक तैयार कर लेते हैं तो इन प्रदत्तों से नियमों ज्ञात करना, निष्कर्ष निकालना या सांख्यिकी का प्रयोग करना पड़ता है। ये सब जितने भी आपको बताया, ये जनरली सांख्यिकी का उपयोग हुआ। अब हम इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे उपयोग करते हैं, इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम कैसे उपयोग करेंगे, उस बातों को हम समझेंगे यहाँ। नंबर फर्स्ट, बच्चे की व्यक्तिगत रुचि एवं भिन्नता जानने में भी सांख्यिकी का प्रयोग होता है। उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेज है बच्चों में, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम उसको आगे कर सकते हैं। बच्चों का शैक्षिक उपलब्धि का वर्गीकरण करना, एजुकेशनल अचीवमेंट का क्लासिफिकेशन, कौन बच्चा हायर इंटेलेक्ट है, कौन सा बच्चा हायर इंटेलेक्ट है, कौन सा बच्चा एवरेज है और कौन सा बच्चा डल माइंडेड है। इससे हम अब ये चीज़ करने के लिए हमको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, अचीवमेंट टेस्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन सांख्यिकी का कैसे यूज होगा उस बात को आप समझिएगा। इवैल्यूएशन में भी आप सांख्यिकी का यूज करते हैं, स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं। स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं। बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड बनाने में, बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड वो कैसे उनका इंडिविजुअल एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि कैसे आगे बढ़ रही है, इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एजुकेशनल अचीवमेंट, व्यक्तिगत विषय से संबंधित इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम ज्ञात कर सकते हैं सांख्यिकी के माध्यम से। उसके बाद उनका अनुशासन, डिसिप्लिन कैसा है, कौन बच्चा किस तरह से डिसिप्लिन में रह रहा है। तो होल आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मैटर जाएगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम इस तरह से स्टैटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। आपको रिजल्ट बनाना है, अपने सब्जेक्ट का आपको रिजल्ट बनाना है इंडिविजुअल,
या फिर होल अपने क्लास का रिजल्ट बनाना है, पूरे स्कूल का रिजल्ट बनाना है, उसमें भी टॉपर आपको निकालना है कि आपके क्लास में 1 to टॉप 10 कौन है। फिर पूरे क्लास स्कूल का बनाना, तो ये सांख्यिकी का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज होता है, ये यूज होता है। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली आपको स्टैटिक्स का, एक बार आप पीछे से भी वीडियो आप देखिएगा, तो स्टैटिक्स कंसेप्ट, मीनिंग, डिफिनेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे यूज होगा उसके बारे में बताया गया, इसका और क्षेत्र में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बताया गया। तो ये आपका कंप्लीट स्टैटिक्स। अब सिर्फ एक टॉपिक हम लोग का बच रहा है, थोड़ा सा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कि इसका कुछ दोष भी, डिमेरिट्स जिसको हम कह सकते हैं, और आप भी कुछ प्रयास कीजिएगा अपने से कि स्टैटिक्स का यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा कैटेगराइज कीजिएगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो ये आपका करीब करीब यूनिट 4 का आपको वीडियो भी 3 मिल चुका है। इसी पे हम लोग कल क्लास में भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, जो बच्चे का यूनिट 3 का असाइनमेंट अगर कि कंप्लीट हो गया होगा, या जो बना रहे होंगे वो थोड़ा सा अपने आप में तेज़ी करेंगे, फास्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं कि क्योंकि अब आपका नवंबर ख़त्म होने वाला है, और यूनिट 4 का भी आप असाइनमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। असाइनमेंट से संबंधित 3rd 4th में किसी भी तरह का कोई परेशानी, समस्या, दिक्कत आपको महसूस हो, बेहिचक हमसे पूछिए, उसमें बताया जाएगा। हाँ, अगर कि आप लिखना नहीं स्टार्ट किए होंगे तो आपको उसमें दिक्कत हो सकता है। और जिसका कंप्लीट हो गया होगा, जैसे यूनिट 3rd का और 4th का, तो अभी शायद आप स्टार्ट नहीं किए होंगे, लेकिन यूनिट 3rd जिसका कंप्लीट हो गया होगा वो कभी आएंगे कॉलेज तो 1 by 1 करके आप उनको दिखा भी सकते हैं। और स्टैटिक्स का आप अपना असाइनमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा यूनिट 4 का, क्योंकि इसमें आपको डिफिनेशन भी दे दिया गया है, कंसेप्ट, टाइप्स थोड़ा सा बचा हुआ है, यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आज इसमें बताया गया है। और इसमें एक और आपका 2 यूनिट और आपका बच रहा है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स या डिमेरिट्स ऑफ स्टैटिक्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, ये चीज़ हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और अपना असाइनमेंट ज़रूर आप स्टार्ट कर दीजिएगा। आज चूँकि यूनिट 3rd आपके पूरा कंप्लीट हो गया है, आप वीडियो देखिएगा, नोट्स आप देखिएगा, और अपेक्षा की जाती है कि आप देखें, ऐसा नहीं कि स्किप करके वीडियो देख रहे हैं। आप देखेंगे, आपको सिलेबस से थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं आपको बातें नहीं मिलेगी। सारा नोट्स में जो मैटर दिया जा रहा है वही मैटर आपको नोट क्लास में बताया जा रहा है, वही चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपका पेपर 9 का यूनिट 3rd और 4th का मुश्किल से 1 या 2 टॉपिक आपका बचा हुआ है, 1-2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियो देखें,
वीडियो को लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो बोलना भी लोग छोड़ दिया है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा उसको हम लोग अब नए तरीके से करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।